दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पार्ट करेंगे जो एनटीपीसी का पिछला पेपर करवा रहे हैं उसका 121 नंबर, यानी कि 120 पार्ट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, जैसे कि हजारों लाखों लोग देख भी रहे हैं। और अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, 2024 की वैकेंसी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो इस वीडियोस को जरूर देखें। जो सीरीज चला रहे हैं हम लगातार एनटीपीसी की, उसको जरूर देखें, क्योंकि खासियत ये है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन आता है हम उसको अपडेट करके 2024 के हिसाब से बताते हैं। अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पुराना रहा होगा तो 2024 के हिसाब से हम उसको बताते हैं। इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होता जाएगा और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते जाएंगे, चाहे साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, एक तरफ से हम पेपर को उठाते हैं, जो भी आएगा उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ पिक्चर्स भी दिखाते हैं कि कौन सा किसमें डायग्राम, कोई चित्र है तो उसको भी दिखाएंगे। और अगर कोई ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के बारे में भी हम डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि अगली बार रेलवे अगर घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे तो आप गलत करके बिल्कुल भी ना हो। पिछली पार्ट्स में जैसा आपने प्यार और स्नेह दिया है वैसा ही इसमें भी देंगे। और अब तक नए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा रियल मिलेगा और एकदम फ्री में मिलेगा। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो मैं शिफ्ट पे पार्ट भी दिखा देता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 8/3/2021 का पेपर था, शाम की शिफ्ट 3 से 4:30 के बीच में हुआ था। उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास है तो मैच भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से निरूपित करता है, दिखाता है। कोका कोला, वाइन, सॉफ्ट ड्रिंक्स। मतलब तीन चीजें देख के रखें, एक कोका कोला हो गया, एक वाइन, एक सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। तो देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोका कोला कह सकते हो इसके अंदर ही आता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, कोका कोला उसके अंदर हो गया। वैसे वाइन, शराब जो है दोस्तों, ये नशीला पदार्थ होता है, जो कि एकदम बिल्कुल भी अलग इसको रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो इसमें और इसमें तो हमें दिखा नहीं, कहीं अगले में चेक करते हैं। तो चौथे वाले में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थापित है, यानी कि कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया। दोस्तों वन्यजीव संरक्षण की स्थापना हुई थी 1972 में। और इसका मेन कारण ये था इसको स्थापित करने का कि जितने भी जंगली जानवर हैं उनकी संरक्षा की जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनकी जो रक्षा है वो की जाए। जैसे कि अवैध शिकार बहुत सारे लोग करते थे, अवैध शिकार करते थे और तस्करी भी करते थे। जैसे कि मान लो कोई जंगली जानवर है, उसको मार दिया, मारने के बाद उसके सींग, मांस या उसकी खाल को बेच देते थे। तो इस पर भी रोक लगाया जाना है। तो 1972 में यही नियम बनाया गया था। ठीक है, जो कि लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में है, वो गायब ना हो जाएं, इसके लिए संरक्षण बनाया गया। लेकिन दोस्तों ये बनाया तो गया था 1972 में, लेकिन इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया 2003 के संशोधन में। इस पे क्या बोला गया कि इसमें 1972 में जब बनाया गया था ये जो अधिनियम था, इसमें कानून तो था कि मान लो कि हम किसी को मार नहीं सकते, किसी जंगली जानवर को, लेकिन 2003 में इसको मॉडिफाई करके ये बनाया गया कि अगर कोई जंगली जानवरों को मारता है तो उसको सजा, जुर्माना और कठोर दंड दिया जाएगा। मतलब ये भी बता दिया कि पनिशमेंट क्या मिलेगा, कौन से जानवर का अगर आप हत्या करते हो, उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो ये बताया गया था। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यानी कि रेल सहयोग वेब पोर्टल एक चलाया गया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। जैसे आप देखते होंगे कि वहां पर रेलवे में बहुत ही गंदा शौचालय रहता है। अगर आप जनरल डिब्बा में या फिर कहीं रिजर्वेशन में कर रहे होंगे सफर, तो आप देख रहे होंगे। इसको बनाया गया था दोस्तों 1 सितंबर 2018 को। ठीक है, और उस वक्त रेल मंत्री कौन थे? तो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल थे, इसको आप हटा दो, पीयूष गोयल जी। मेरी आवाज पे आप ध्यान दिया करो, अगर मैं लिख भी थोड़ा गलत दूं तो आप गलत पर मत जाया करो। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि लिखते नहीं बनता है स्क्रीन पे, तो इसलिए आप आवाज पे ही ध्यान रखा करो। देखो दोस्तों मेरा अनुमान ये है कि 1 सितंबर 2018 को ये बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि पहले था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको दिमाग में बना के रखो। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको हर वीडियो में लगभग बताया है कि
जब भी पेपर आता है एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, उसमें खासकर एनटीपीसी की बात कर रहा हूं मैं, जो आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक ऐसा जरूर क्वेश्चन आता है जिसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो चाहे कंप्यूटर से संबंधित हो, और कंप्यूटर से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल होता है, दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसमें फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे देखो, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, और ये भी किसका है, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, तो डोमेन नेम सिस्टम, डी डोमेन, एन नेम, एस सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा था, अब आपको पता चला है, तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए और इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा कभी ये क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना होते जाए, ठीक है। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। देखो, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है तो इसका मतलब है अवतल दर्पण ही होगा, ये तो फिक्स है। और बस इतना ही पूछा था, अवतल दर्पण ही पूछा था। इसमें देखो, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, ये बनता है क्या, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा इसमें आभासी बनता है लेकिन वो सीधा बनता है। अब जैसे देखो दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर फोकस दूरी पर कोई चीज रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। और अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो फोकस दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर वक्रता केंद्र यानी कि सी, वक्रता त्रिज्या पर कोई वस्तु रखी है तो वो भी वक्रता की त्रिज्या पर ही बनेगी, इधर उधर नहीं बनेगी। अब फोकस पर कोई चीज है, अनंत पर बन रही है, तो उसका आकार बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन अगर अनंत पर है, फोकस पर बनेगी, तो आकार बहुत ही छोटा होगा, एकदम ना के बराबर। लेकिन वक्रता त्रिज्या पर होने पर वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। पिछली बार कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र ऐसे करके, ठीक है, आप लोग याद रखना। यदि अंडर रूट 1+x/121 बराबर 12/11 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखो, सिंपल सी बात तो ये हो सकती है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा लो और ऑप्शन से x की जगह पे रख दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखो, यहाँ से मैं बताता हूँ, 12/11 लाना है ये वाला, तो इसका मतलब तो हो गया कि अगर अंडर रूट के अंदर होगा जैसे, तो 121 लिखा होगा, भाई अंडर रूट है ना पूरे में ये, तो तभी तो हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तब 11 हो गया होगा। और आप बताओ कि 12 का अंडर रूट किसका रहा होगा, तो 144 का अंडर रूट रहा होगा 12। कुल मिला के अंडर रूट के अंदर ऊपर 144 लाना है, ठीक है। अगर इतना आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। देखते हैं यहाँ पर, ये लिखा है 1+, मैं x नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 26। तो यहाँ पर देखो 26/121, आप इतना ही करो, उधर वाला मत लिखो। तो देखो 21, एकम 21 प्लस 26 जोड़ दो तो 6 1 7, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा 147। आप बताओ 147 हो जाएगा क्या 12? नहीं होगा ना, तो इसका मतलब तो पहले ही भाग गया। अगला देखो 75, आप करके देख लेना, ठीक है, 75 में भी नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा। 23 देख लो, तो 1+23/121, ठीक है, ये एक बना हुआ है, साथ में समझना, बराबर में 12/11। ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन याद रखना क्या लाना है। अब 121 प्लस 23, तो 3 1 4, और 2 दूनी 4 और 1, ठीक है, नीचे आएगा 121। तो आप बताओ, मैंने अभी यही तो बताया था स्टार्टिंग में कि 144 अंडर रूट किसका होता है, 12 का, और 121 होता है 11 का। तो देखो 12/11 आ गया ये वाला, तो बस सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग करना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर हम ये तो कर सकते थे कि अंडर रूट के दोनों तरफ स्क्वायर करा दें, फिर ये कर दें, कर सकते थे आप बिल्कुल, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा आपको, क्योंकि वहां पर एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो वैसे भी टाइम की कमी होती है, ठीक है। तो आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना सीखना है। आगे बढ़ते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ये की थी दोस्तों 1784 को एशियाटिक बंगाल सोसाइटी की स्थापना। लेकिन पूरा अगर कई बार होता है कि डेट दे दिया जाता है, तो आप कहेंगे 15 जनवरी 1784 को इन्होंने करा था, क्योंकि एक दो बार देखने को मिला है कि जिससे 1784 है तो ये पूरे ऑप्शन में दे देगा 1784, लेकिन यहाँ पर डेट दे देगा 1 अप्रैल 1784, 2 जून 1784, ऐसे करके। तो फिर अगर आप केवल सन याद रखोगे तो आपसे गलत हो सकता है, इसलिए आप पूरा डेट भी याद रखो कि 15 जनवरी 1784 है, ठीक है, इससे आपको गलती नहीं होने पाएगी। अब देखो, ये जो है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी कोलकाता में, याद रखना, हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए, कोलकाता। जनवरी 2019 में
यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों रेडियो। ये रेडियो एक रोबोट का नाम था जो कि रखा गया था। अब ये क्वेश्चन आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 में आपको इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर कोई ऐसी नई चीज हुई है, जैसे एक रोबोट है, ऐसा ही कुछ बनाया गया है, तो याद रखेंगे। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई है। सबसे पहले कौन से राज्य में खोली गई है इंडिया में डिजिटल यूनिवर्सिटी? आप लोग बताना। अगर लगातार आप वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर आपको बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए हैं? तो यूनेस्को से दोस्तों अलग हो गए थे इजराइल और यूएसए। कब? 2019 में। अब उसके आगे जानना जरूरी है, यूनेस्को का फुल फॉर्म, ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें टोटल देशों की अगर हम बात करें तो इसमें 194 देश है, लगभग दुनिया के सारे देश हैं इसमें, और 12 सहयोगी सदस्य भी हैं इसमें। ठीक है, याद रखना 12 सहयोगी सदस्य हैं। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ये करी गई थी यहाँ पर 19 नवंबर 1945 को। ठीक है, याद रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछ सकता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, और अगर आप डेट नहीं याद करते हैं तो हो सकता है कि नंबर आपका एक चला जाए। तो याद रखना 19 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, पहला इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, और दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी। ये तो नहीं अब पूछा जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म और स्थापना याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों सरोजनी नायडू जी, याद रखें, जिन्हें 1925 में बनाया गया था। कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने करी थी, अध्यक्ष बनाया गया था 1925 ईस्वी में। वहीं पर देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी दे के रखे हैं, जैसे एनी बेसेंट दिया है, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। इनका योगदान बहुत ही बड़ा है। ये पूछ लिया जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, तो एनी बेसेंट ने 1916 में। ये भी याद रखना। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों, इनका नाम जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, याद रखेंगे। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता में। और इन्हें जब संयुक्त राष्ट्र का, वो मैंने बताया नहीं आपको, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था 1953-54 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, राजकुमारी अमृत कौर के बारे में जानते हैं। तो ये पहली भारत की ऐसी महिला थी दोस्तों जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। कब बनाया गया था? 1957 ईस्वी में। यानी कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाए तो राजकुमारी अमृत कौर हैं, जिन्हें 1957 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। पहली महिला हैं, ये भी याद रखना आप। यदि दो बिंदुओं x,7 और 1,15 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x के संभावित मान क्या हो सकते हैं? यानी कि इन दोनों के बीच, दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी निकालते थे आप, वही करना है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, या कह सकते हो आप x1 माइनस x2, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। डी दे के रखा है यहाँ पर 10, तो इसको लिख दो आप। और मैं तो डायरेक्ट यही कहूंगा कि अंडर रूट भी आप हटा दीजिए। कैसे? अगर अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर करके लग देता हूँ। ये हो जाएगा 100, यानी कि 100, 10 का स्क्वायर करेंगे भाई, अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर आएगा। अब कितना? x है, और y1 की वैल्यू दे के रखी है यहाँ पर 7, ये इक्वल है, और x2 की वैल्यू दे के रखी दोस्तों 1, और y2 की वैल्यू है 15। बस इसी में रख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ रख देता हूँ, x2 कितना है? x2 है यहाँ पर 1 माइनस का x1, यानी कि x। तो हम कहेंगे 1 माइनस का x आएगा, होल स्क्वायर करिए इसको, प्लस अब यहाँ पर y2 का मतलब 15, तो 15 माइनस का क्या आएगा? y1 है यहाँ पर 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इधर 100 रहेगा वैसे ही। तो आप कर लो इसको, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 15 में 7 गए तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पर प्लस कर लीजिए, बराबर में 100 आएगा। आगे देखते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप चाहो तो, क्योंकि स्क्रीन में जगह नहीं है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं उसका। ठीक है, आगे देखो, तो मैं इसको पूरे को इधर कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स
का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 8 है तो 8 8 64 हो जाएगा, बराबर में यहाँ बचेगा 100। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। अब देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में ये 100 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि 64 हटाएंगे ना तो 36 हो जाएगा। तो अब देखो ये है 36, तो हम लिख सकते हैं क्या इसका, इसको हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बराबर में 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर भेज दीजिए, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस का 6, यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा पहली जो x की वैल्यू आएगी। तो देखो माइनस का 5 कहाँ पर लिखा है, तो ये लिखा है माइनस का 5, केवल इसमें लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए पूरा भी बताऊंगा। दूसरा वाला कैसे आएगा, तो दूसरे वाले में देखो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख के कर लेना, जैसे मैंने किया था यहाँ पर x2 माइनस x1 और y2 माइनस का y1, यही तो करा था, ये y1 है, प्लस लगा था। अब आप करेंगे अगर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, या तो 10 आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा, तो पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से आप कर लेना। ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर दिक्कत है तो मैं भी बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग कर लेना, रफ कॉपी में एक बार ट्राई करना, नहीं आए तो बताना, मैं इसको फिर आगे कहीं पर पेस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन है, दो लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक की 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर पर घंटे कम है। यानी कि अगर मान लो एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का, इन दोनों की चालों में जो अंतर है दोस्तों, ये जो अंतर है ये 5 का अंतर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है, यानी कि अगर वो लखनऊ से यहाँ से चला है कानपुर के लिए, कानपुर पहुंचते ही वो फिर से रिटर्न हो जाता है ऐसे की तरफ, तो क्या होता है, वापसी के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि से मिलता है। यानी कि देखो मैं इसको थोड़ा और ढंग से बना देता हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। जैसे देखो एक लखनऊ से जा रहे हैं, यहाँ कानपुर की तरफ दोनों जा रहे हैं। अब ए नाम का व्यक्ति है वो धीरे 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 करके जा रहा होगा। अब दूसरा वाला जो है वो यहाँ से गए, चलना एक ही साथ शुरू किया, वो यहाँ गया के तक और के से फिर वापस यहाँ पर आ गया, इस जगह मान लो मिले होंगे, और ये दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर की दूरी, तो ये 25 किलोमीटर है यहाँ पर, यानी कि ये अभी पहुंच नहीं पाया और ये लौट कर 25 किलोमीटर और आ गया। तो यहाँ से देखो ये टोटल डिस्टेंस 95 है, तो इधर की ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप घटा दो 95 से, तो 70 20 90 95, यानी कि 70 किलोमीटर। जितनी देर में ये 70 किलोमीटर चलता है उतनी देर में ये 95 तो चलेगा प्लस 25 और घूम के आ गया, तो 95 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 120, तो 120 हो जाएगा। यानी कि अगर ए चलता है 70 तो बी कितना चलता है, 120 चलता है। समझ गए आप, 0 0 काट दीजिए, 7 आएगा और ये आ जाएगा 12। ये इनकी क्या हो जाएगी, जितनी दूरी होगी वही हिसाब से चाल हो जाएगी, दूरी का रेशियो चाल में आता है। अब देखो कह रहा है कि ऋषि की चाल ज्ञात करिए। ऋषि कौन था, यहाँ पर ऋषि वही था, यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से कम है, यानी कि जिसकी चाल कम है, ऋषि की चाल वो ऋषि होगा, यानी कि कम वाला ऋषि है। तो 7 के हिसाब से जो चल रहा है वो ऋषि है, और 12 के हिसाब से जो चल रहा है वो क्या है, वामसी है। तो पूछा है ऋषि की चाल, तो ऋषि चल रहा है 7 के हिसाब से, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वामसी पूछता तो 12 के हिसाब से आता, जो कि ऑप्शन में नहीं देख रखा है। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था। देखो इबादत खाना का अर्थ क्या होता है, पूजा घर, इसका निर्माण कराया था अकबर ने 1575 ईस्वी में कराया था इसका निर्माण। है कि कुछ इस प्रकार के जो होते हैं वो इबादत खाना होते थे और लोग यहाँ पर जाते थे, अंदर मन्नतें मांगते थे। ये देखो सारे के सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि अब तो बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहां घूमने टहलने के लिए, आप लोग भी गए होंगे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, नाम जानते होंगे, तो वहीं पर स्थित है बुलंद दरवाजा। अच्छा आप लोग बताओ जरा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, अगर आपको कब पता है तो भी आप बताने की कोशिश करना। देखते हैं कितने लोग कितने अच्छे से जवाब दे पाते हैं। नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर, यानी कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है चरण सिंह। दोस्तों पिछली बार जब ये पेपर हुआ था 2021 में हुआ था,
हालांकि नोटिफिकेशन 2019 का था लेकिन पेपर 2021 में करवाया गया था। तो उसमें बहुत सारी बुक्स पूछी गई थी जो लेटेस्ट में लॉन्च की गई थी, पब्लिक हुई थी, तो उनको पूछा गया था। तो अब आपको क्या करना है कि 2024 में जितनी भी बुक्स लॉन्च की गई हैं उनके नाम और राइटर के नाम जरूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पिछली बार आपको याद होगा एक एग्जाम वॉरियर बहुत पूछी गई थी, एग्जाम वॉरियर, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था, इसीलिए थोड़ा सा और हाईलाइट हो गई थी। लेकिन इसके साथ साथ और कई सारी बुक्स थी जो काफी ट्रेंडिंग में चल रही थी। और ये फिक्स है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन आना ही आना है। कौन सा? बुक्स और राइटर से। और कब का आएगा? 2024 के आसपास का आएगा। लेकिन अब आपको देखो, आपका पेपर 2025 में होगा, मई जून के आसपास होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए तो आप अपडेट होते चले जाएंगे। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ का गुणनफल 28 है और उनका अंतर 3 है। यानी कि देखो, आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं का यानी कि अगर x है और दूसरी वाली y है तो दोनों का अगर हम गुणा कराते हैं तो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर ही होता है। यानी कि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया है 28, इसका मतलब हो गया कि दोनों नंबरों का जो गुणनफल है वो 28 है। ये मान के आप चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब ये तो गुणनफल यानी कि x इंटू वाई दिया है, कितना? 28 दे के रखा है। अब यहां से ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन ढूंढा करो, सबसे पहले ऑप्शन में कि कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 28 आ रहा है। तो 5 3 15 तो गलत हो गया, 7 पन्ना 35, 4 सत्ते 28 और 5 6 30। बस यहीं से आप पकड़ लो कि 28 इन्हीं का गुणनफल आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कई बार ऐसे भी दे दिया जाए कि 14 गुणे में 2 दिया जाए, ऐसा भी तो 28 आ सकता है, पेपर में दे सकता है, रेलवे कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन उनका अंतर भी आप देख लेना कि 3 का अंतर है या फिर नहीं। अगर 14 2 देखेंगे तो अंतर तो इसका बहुत ही 12 ही आ रहा है। जबकि इसका अगर आप देखोगे 4 और 3 वाला, तो देखो 4 3 इनका माफ कीजिएगा 4 7 है, तो 4 7 इनका अंतर देखेंगे तो 3 का आ रहा है अंतर, और गुणनफल भी आ रहा है कितना? 28 आ रहा है। बस यहीं से आपको खत्म कर देना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 कॉट थीटा बराबर tan थीटा है, तो थीटा का मूल मान क्या होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू बताना है। तो देखो, ये तो लिखा है 3 कॉट थीटा बराबर में tan थीटा। अब देखो tan कॉट, इसको हम बना लेते हैं पहले इंटू में 1 अपान में tan। हमें पता है कि 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं कॉट थीटा को, बराबर में tan थीटा पहले से लिखा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर करवा दीजिए नीचे 1 मान के, तो करेंगे 3 इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब मैं कहूँ tan थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? tan थीटा इक्वल अंडर रूट में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 हो गई। तो मैं इस पूरे को हटा देता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ। tan थीटा के अंडर रूट 3। अब देखो tan थीटा तो अंडर रूट 3 कब वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अब इसमें देखो डायरेक्ट 60 ना दे करके इसको घुमा करके दिया है, ठीक है। तो पाई जहां दिया है, पाई का मतलब होता है 180। तो 180 बटे में 3 करिए, 3 छंग 18 यानी कि 60 आ गया, और 60 यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये वाला। दूसरा अगर आप देखोगे तो मान लो कि 60 हमें रखना है, तो पाई 180 बटे में 6 6 3 18 30 आएगा, जो कि 30 नहीं, हमें 60 चाहिए था। ऑप्शन केवल पहला ही सही उत्तर है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे दोस्तों आदर्श कुमार गोयल जी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे प्रकाश श्रीवास्तव जी, ठीक है। याद रख लो आप लोग, प्रकाश श्रीवास्तव जी। ये जो क्वेश्चन होते हैं एज इट इज आप इनको याद कर लिया करो। प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव 2024 के अनुसार, ठीक है। इसमें किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों सिक्किम की सरकार ने, कि हर फैमिली से एक एक जॉब होना जरूरी है, और सिक्किम ने ऐसा कदम उठाया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला। दोस्तों गुजरात, आप लोग कहते हैं कि सर सीएम भी बता दिए करिए ताकि रिवीजन हो जाए, तो चलो मुझे याद आ गया, हम बता देता हूँ। गुजरात के सीएम इस वक्त हैं भूपेंद्र, ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल। वहीं दिल्ली के सीएम
बदल गई हैं जो लास्ट में है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है 2024 के हिसाब से। जब आप पेपर देंगे ना 25 में, तो ये आपसे दिल्ली वाला पूछा जा सकता है। इस समय जो कार्यकाल संभाल रही है वो है आतिशी मारलेना, ठीक है, केजरीवाल जी नहीं है, आतिशी मारलेना है। और यहाँ पर सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। हरियाणा के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो कौन है वर्तमान समय में। इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों बी मोनप्पा हेगड़े जी को। ऑप्शन चौथा सही है। लेकिन हमें 21 का नहीं पढ़ना, हमें 2024 का पढ़ना है। तो 2024 में पूछा जाए तो वर्तमान समय में अभी जिनको पुरस्कृत किया गया है वो थे अश्विनी बालचंद मेहता जी, ठीक है, अश्विनी बालचंद मेहता, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप यहाँ से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस छोटी सी छोटी संख्या के अंगों का योग, देखो सबसे कठिन कर दिया क्या, अंकों का योग पूछ लिया है, ठीक है, जिसे 18, 21, 25 और 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में शेष 3 बचे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से आप इसको नहीं कर सकते हो। अब आपके पास तरीका क्या है कि जो नंबर होगा ये सारे नंबर से कटेगा, यानी कि 18, 21, 25 और 39। तो इन सब का आप ले लो एलसीएम। तो एलसीएम में 3 से काटता हूं, तो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 25 वैसे ही रहेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब ये सारे के सारे अलग अलग नंबर हैं तो किसी से नहीं कटेंगे, अपने से ही कटेंगे। तो ये सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 25 छक्का 150, 150 गुणे में 3 यानी कि 15 × 3 = 45, तो 450 ये हो गया। और 7 और 13 कर दीजिए, 7 गुणे में 13 कर दीजिए, ठीक है। तो 7 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 3 हो जाएगा 31, 31 50 गुणे में 13। जब इसको पूरा आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 40 950 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 40 950। लेकिन इसमें कह रहा था, ध्यान से देखो, हमें नंबर तो पता चल गया कि ये नंबर है जिससे सारे विभाजित हो जाएंगे, लेकिन 3 शेष बचता है। इसका मतलब ये नंबर में कोई शेष नहीं बचेगा, लेकिन 3 बचाना है तो 3 और ज्यादा कर दो, यानी कि 50 में 3 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 40 953। तो मैं इस पूरे को हटा के लिख देता हूं 40 953। आप लोग याद रखना 40 953। अब इस नंबर के अंकों का योग पूछा था यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 9 8 17 और 17 4 21 हो जाएगा। तो टोटल अंकों का योग कितना आ गया, 21। यही ऑप्शन पहले में देके रखा था, ठीक है। तो घबराना नहीं, जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको आसान लगने लगेंगे ये क्वेश्चंस। अब दोबारा कभी आएगा तो आप खुद ईमानदारी से बताओ कि आप इसको आसानी से कर लोगे या फिर नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता बीच में बोलने के लिए, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बीच में आपको डिस्टर्ब भी करूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² प्लस 25y² बराबर 10xy है तो x अनुपात y का मान क्या होगा? तो यहां से जरा ध्यान से देखो, ये किसी से मिलता जुलता होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये क्या कहता है, कहता है कि a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ऐसा हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही इसको तोड़ कर देखो, तो x को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x², और 25y² को लिख सकता हूं 5 प्लस 5y का होल स्क्वायर बराबर में, इसको क्या तोड़ सकते हो 2ab, ए बी आ गया ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा इस तरफ तो हो जाएगा x माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर हो जाएगा x माइनस का 5y बराबर में 0। तो इसको करेंगे x बराबर में 5y आ गया, इतना आ गया, x बराबर में 5y। इसको आप कैसे करेंगे, तो यहां देखो x बराबर में 5y, ठीक है। इसका अनुपात बताना है, तो आप बताओ कि यहाँ पर किसका पूछा है, x और y का पूछा है। तो मैं अनुपात के लिए भाग दे देता हूँ, 5 से काट दें तो नीचे 5 से इसमें भाग दे दीजिए, 5 से इसमें, तो ये कट गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y से y कटा तो 1 ही तो बचेगा नीचे, तो 5 अनुपाते में 1 आ जाएगा xy। 5 अनुपाते में 1 पहला ही ऑप्शन में सही उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हमने 25 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चंस आगे वाले शुरू हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे।
दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ कहना चाहते हो या किसी भी प्रकार का किसी का डाउट है तो आप जरूर पूछा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, हमने उन सबका रिप्लाई दिया है, तो आपका भी रिप्लाई हम अवश्य देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है रिप्लाई थोड़ा लेट आए, लेकिन रिप्लाई आपका अवश्य आएगा। अपनी रणनीति बना लीजिए, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे किसी हमारे व्यूअर्स ने कमेंट करा था कि सर मैं आपके डेली 1 से 5 पार्ट देखता हूँ और उनमें जो क्वेश्चन नहीं आते उनको नोट कर लेता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी रणनीति भी बनाई है। तो आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो आप 2-2 वीडियो देखिए, 3-3 देखिए, जितनी आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग 10-10 भी देख सकते हैं, तो जितनी आप देख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, उतनी वीडियो आप देखिए। और देखिए ही मात्र नहीं, जो भी क्वेश्चन हैं, नए-नए कुछ रूल्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं, तो उनको भी आप लोग नोट कर लिया करिए, क्योंकि अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसी ट्रिक से फॉलो करते हुए उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तभी तो आप कुछ सीख पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाली वीडियो में और भी बेहतर तरीके से हम अपने आप को सुधार कर पाएँ और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट में। कोशिश करिए आप अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए। अभी भी कोई कुछ कह रहा है इससे आप मतलब मत रखिए। दोस्तों उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा, तो नीचे क्लिक करिए। अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।